लाख टन गंदम हमारे मुल्क में खसारा हो गया। जब खसारा, क्योंकि बारिश की वजह से खसारा हुआ, उसका क्या नतीजा हुआ कि जब गंदम कम हुई तो उसकी कीमतें ऊपर जानी शुरू हो गई। पहले हमें पता देर चला, क्योंकि यहां जो सिस्टम बना हुआ है, जो जिससे हमें पता चलता है कि कितनी हर फसल कितनी हुई हर साल, वो सिस्टम खराब था, हमें देर करके पता चला। जब तक हमने बाहर से इंपोर्ट की, जो अब अल्लाह का करम है कि हमने सारी जितना भी खसारा था सब गंदम इंपोर्ट कर लिए, तो तब तक कि हमने बाहर से गंदम मंगवाई है, यहां जखीरा अंदोजी शुरू हो गई। और यह जखीरा अंदोजी एक इतनी बड़ी इस मुल्क की लानत है कि जब कायदे आजम भी उन्होंने तकरीर की, जब आज से 72 साल पहले, उन्होंने भी कहा कि यह कितनी बड़ी लानत है, होर्डिंग, जखीरा अंदोजी। इसके लिए मुझे आपकी जरूरत है। आपने सुन ले, आपने क्या करना है? आपने कहीं खुद जाके मुदाखलत नहीं करनी। आपके पास इस वक्त आपके पास मोबाइल फोन है, आपने तस्वीर लेनी है, और आपके पास आज जो पोर्टल अनाउंस किया उसके ऊपर आपने तस्वीर डाल देनी है और जगह डाल देनी है। उसके बाद हमारा काम है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एक्शन लेना। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके ऊपर अब ये जिम्मेदारी है जखीरा अंदोजी। और फिर दुकानों में आपने जाना है जिधर कीमतें नहीं लगाई हुई चीजों की। जब आपने देखा कि कीमतें नहीं लगी हुई, क्योंकि कानून है कि जो भी चीजें बिकती हैं उनका कीमत लगी होनी चाहिए, वो भी आपने तस्वीर लेके आपने हमें भेज देनी है। तो इससे ये जरूर होगा कि इससे आप एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करेंगे। लेकिन मैं फिर से एक चीज दोहराता हूं, आपने खुद कहीं भी इंटरफेयर नहीं करना, क्योंकि होगा क्या, ऐसे लोग आ जाएंगे टाइगर्स बन के जो पैसा बनाना शुरू कर देंगे, वो दुकानदारों को ब्लैकमेल करके पैसा बनाएंगे। इसलिए आपने इंटरफेयर नहीं करना। अच्छा, अब सुने जरा आगे, चीनी। अब चीनी का क्या मसला हुआ? हमारी बदकिस्मती है कि थोड़े से लोग इस वक्त जो चीनी बनाने वाले जो शुगर मिल्स हैं, वो थोड़े से लोग हैं, और ज्यादातर वो सबसे ताकतवर लोग हैं। दोनों शरीफ खानदान की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की भी शुगर मिल्स हैं। इसका मतलब सुने, ये अब तक शुगर मिल्स को किसी ने नहीं पूछा था, जो भी वो कीमत देते थे वो चाहते थे, जो कीमत का वो फैसला करते थे वो कीमत आ जाती थी। पहली दफा एक बड़ी डिटेल्ड तफसील में इंक्वायरी हुई है, हमें सब चीजें पता चल गई हैं। और इंशाअल्लाह ये भी मैं आज अपनी कौम के सामने कहता हूं कि जो अब हम प्लान लेके आ रहे हैं, आगे आपको इस तरह महंगी चीनी नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं जरा जो कल सर्कस हुई थी उसके ऊपर बात करना चाहता हूं, लेकिन चुप कर। एंजॉय नहीं करेंगे अगर आप सारा वक्त नारे मारते रहे, आप कैसे एंजॉय करेंगे? यकीन करें, आप ये जो मैं सर्कस के ऊपर बात करूंगा बड़ा एंजॉय करेंगे, ये मेरा वादा आपसे। अच्छा, पहले आज से 11 साल पहले, ये सुनना जरा, 11 साल पहले
11 سال پہلے میں نے کیا کہا تھا یہ ذرا پہلے سن لیں، کیونکہ یہ میں نے آپ نہیں، یہ میں نے سب پیشن گوئی کی ہوئی تھی کہ یہ سرکس ایک دن ہوگی. تو اگر یہ آپ وہ 11 سال والی ویڈیو چلا دیں، لیکن آپ نے انجوائے کرنا ہے. آج میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب پارٹ ان کے جو انٹرسٹ ایک ہیں، انہوں نے ایک ہو جانا ہے، عزاداری اور نواز شریف نے اکٹھے ہو جانا ہے، کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے. کیونکہ یہ تو میں جو یہ لے کے آ رہا ہوں نا، میں جو ہم قانون لانا چاہتے ہیں نا، یہ دونوں نہیں برداشت کریں. اچھا یہ دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ میں کہہ رہی ہوں آپ کا خیال ہے اکٹھے ہوں گے، اندر سے ہو جائیں گے، اوپر سے. اچھا جی، اچھا اب تو یہ میں نے سب پیشن گوئی کی تھی کہ جب چوروں کی چوری کے اوپر ہاتھ پڑے گا تو یہ جب تک نورا کشتی کھیل رہے تھے سب اکٹھے ہو جائیں گے. اور وہ آپ نے رات خود ہی دیکھ لیا، اللہ اللہ کیسا سب اکٹھے تھے، پہلے بھی کنٹینر میں اکٹھے ہو گئے تھے. اور اب میں وہ جو دو بچوں نے تقریریں کی تھی ان کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک ان میں سے نانی ہوگی ہے، لیکن میرے لیے بچے ہی ہیں. وہ اس کی وجہ ہے، سنیں ٹائیگر اس کی وجہ ہے. دیکھیں انسان جب تک زندگی میں سٹرگل نہیں کرتا وہ لیڈر تو بن ہی نہیں سکتا. ان دو بچوں نے آج تک زندگی میں 1 گھنٹہ حلال کا کام نہیں کیا. وہ آج جا کے لیکچر دے رہے ہیں دونوں. 1 گھنٹہ ان دونوں نے پیسے بنانے کے لیے حلال کا کام نہیں کیا. پلے کس کے اوپر ہیں؟ اپنے دونوں باپوں کی حرام کی کمائی کے اوپر پلے ہوئے ہیں. تو ان کے اوپر تبصرہ کرنا فضول ہے. لیکن جو اور دیکھیں جو آدمی 11 کی ٹیم ہوتی ہے، 12ویں کو 12th مین کہتے ہیں، جو 12th مین ہے اس کے اوپر میں کیا بات کروں. اب میں یہ بڑا غور سے سننا آپ. اب میں نے جو اصل بات کرنی ہے وہ جو لندن میں آج بیٹھ کے جس نے جو کل گفتگو کی، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے فیصل سنیں اس سے پہلے آپ ذرا اس کی پہلے شکل دیکھیں جب یہ، اور انگلینڈ جا کے اس کی شکل کیا بنی ذرا پلیز دکھائیں. یہ وہی انسان ہے. یہ جو شکل تھی، یہ جب بس اچھا، یہ شکل جب شیرین مزاری نے دیکھی تو تب بیچاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور پھر سے میں بتا دوں، شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آنا مشکل ہے، بڑا مشکل کام ہے. لیکن وہ دیکھیں، وہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اگر میں اس کو اچھی طرح جانتا نا. اچھا اب ایک منٹ، اب ذرا وہ دوسرا بھائی صاحب کو ذرا دکھا دیں. یہ لندن میں ذرا بھائی صاحب کی آپ سن رہے ہیں. پٹیشن لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پایوں فضل و کرم سے، اگر خدا کرے اللہ تعالیٰ اپنے بے پایوں فضل و کرم سے اجازت مل جائے تو بڑی صاحب کے ساتھ ہوتی، جو کہ بہت ہی عام بات ہے. اس سے جو تک بچا تو ہارٹ کریے انشاءاللہ جلد اپنا. بس خواتین رونا نہیں ہے آپ نے.
اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ لیں. یہ بالی ووڈ بھی ایسی کوئی ایکٹنگ نہیں کر سکتا جو ابھی ایکٹنگ کیا ہے. اب سوچیں سنیں اب سوچیں کہ ہماری کیبنٹ کے سامنے یہ ایکٹنگ جب ہو رہی تھی, شیرین مزاری رونا شروع ہو گئی تو ہم نے اس کو واپس ہی باہر ہی جانے دینا تھا. لیکن آج میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, جو اس نے زبان استعمال کی پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف اور ISI کے DG کے خلاف, میں آج اس کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں. اچھا خاموشی, سنیں ذرا میری بات, سنیں میرے ٹائیگرز اور پاکستان کے نوجوانوں, سنو غور سے. بر صغیر کی تاریخ میں کبھی بھی ایسی ہندوستان میں حکومت نہیں آئی جو مسلمانوں سے اور پاکستان سے اتنی نفرت کرتی ہے جتنی نریندر مودی کی حکومت کرتی ہے. ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں. ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں. پرسوں 20 پاکستان کے سیکیورٹی فورسز کے لوگوں نے شہادت پائی, 20 لوگوں نے. اور یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے, ملک کے لیے. اور یہ گیدڑ جو دم دما کے باہر بھاگا تھا, وہاں بیٹھ کے آرمی چیف کے اوپر جو اس نے کل زبان استعمال کی اور DG ISI کے اوپر, سنیں غور سے میری بات, میں تھوڑا سیریس آپ سے بات کروں گا. یہ وہ نواز شریف ہے جو آج فوج کے اوپر اور فوج کے سربراہ کے اوپر اس طرح کی جو زبان استعمال کر رہا ہے. آپ کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ آپ تو تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. یہ جنرل جیلانی کے گھر کے اوپر سریا بناتے ہوئے منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہے جو ضیاء الحق کے جوتے پالش کرتے کرتے چیف منسٹر بنا تھا. یہ وہ آدمی ہے جس نے جنرل درانی ISI کے جب چیف تھے, پیپلز پارٹی کے خلاف جب الیکشن ہوئی تو میران بینک سے اس نے کروڑوں روپیہ لیا تھا الیکشن لڑنے کے لیے. DG ISI کی سپریم کورٹ کو رپورٹ تھی. لیکن اس ملک کی بدقسمتی یہ کہ ہمارے ملک کی عدالتوں نے اس کی مدد کی ہمیشہ. یہ وہ آدمی ہے جس نے آصف زرداری کو 2 دفعہ جیل میں رکھا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں ڈالا تھا اور اس کو کہتا تھا پاکستان کا کرپٹ ترین آدمی ہے. وہ زرداری اس کو اوپر ہدایبہ پیپر مل کا کیس اس نے اس کے اوپر بنایا تھا, جدھر اربوں روپے انہوں نے کرپشن کر کے پیسہ باہر بھیجا تھا, وہ اس نے نواز شریف پہ بنایا تھا. جنرل باجوہ نے نہیں بنایا تھا. یہ وہ نواز شریف ہے. اور زرداری, چپ کر کے سنیں, چپ کریں ذرا, سنیں میری بات. یہ وہ زرداری ہے اور نواز شریف
इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर एक किताब निकली थी, उसका नाम था कैपिटलिज्म्स अकिलीज हील। रेमंड बेकर ने किताब लिखी थी। ये इनके पहले दौर के बाद, जब इन दोनों ने 2 दफा बारियां लेकर मुल्क को लूटा था, उसने किताब लिखी और उसके ऊपर पूरा चैप्टर दिया कैसे इन दोनों ने इस मुल्क से पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए। जनरल बाजवा ने नहीं लिखी थी, रेमंड बेकर ने लिखी थी। उसके बाद 3 और इनके ऊपर किताबें हैं जिनमें आप पढ़ें कि इन्होंने इस मुल्क से कैसी गद्दारी की। एक ओबामा's वॉर, एक है सूस्किन, उसने किताब लिखी द वे ऑफ द वर्ल्ड। उसमें वो क्या किताब में कह रहा है कि बिलावल को उनकी वालदा टेलीफोन करके, CIA ने उसका टेलीफोन टैप किया, बैंक अकाउंट्स बता रहे थे कि किन किन बैंकों में पैसे पड़े हैं तुम्हारे बारे। जो बाहर, अब जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने बाहर एक केस लड़ा हुआ है, हर जाने का केस बाहर लड़ा हुआ है इयान बोथम के खिलाफ, और जीता था केस। वहां सुने वहां क्या होता है, वहां जब आप कोई किताब लिखते हैं, 4 किताबें मैंने बाहर पब्लिश करवाई हैं, एक एक लफ्ज उस किताब में आप लिख नहीं सकते। वकील बैठता है और देखता है कि क्या आप साबित कर सकते हैं ये चीजें, नहीं तो आप कोई किताब नहीं बाहर लिख सकते, क्योंकि इतने सख्त कानून है वहां। तो जो इनके ऊपर चीजें लिखी हुई हैं, एक गोस्ट वॉर्स है, एक और किताब, उसमें लिखता है कि नवाज शरीफ अमेरिकनों को कह रहा है कि अपने फौज यहां ले आओ। वो अपनी फौज से डरा हुआ था, अमेरिकी फौज को कह रहा था कि मुझे प्रोटेक्शन दो, उस किताब में लिखा हुआ है। सो ये वो लोग हैं, ये अपना चोरी किया हुआ पैसा बचाने के लिए ये इस मुल्क को बेच सकते हैं। इनका तो पैसा खुदा है। इन्होंने जो इस मुल्क से किया है वो मीर जाफर और मीर सादिक ने अपनी कौमों से किया हुआ था। पहले अपनी जात के लिए, अपने फायदों के लिए उन्होंने अपनी कौमों को गुलाम बनाया था। ये जो बाहर बैठ के इसने पाकिस्तानी फौज के ऊपर, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। जब नरेंद्र मोदी ने बार बार स्टेटमेंट्स दी कि हमें नवाज शरीफ पसंद है, लेकिन हमें जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है वो दहशतगर्द है, वो बार बार ये कहता था और नवाज शरीफ चुप बैठा हुआ था। मुझे क्यों नहीं नरेंद्र मोदी कहता कि इमरान खान ठीक है लेकिन जनरल बाजवा गलत है? वो क्यों नहीं कहता? क्योंकि उसे पता है कि मैं हिंदुस्तान की असल दुनिया में नरेंद्र मोदी की शक्ल दिखाई है दुनिया में कि कितना बड़ा इंतहा पसंद है ये। सो ये जो आज इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि जब जनरल जिया ने इसको गोद में बैठा के मुंह में दूध की चूसनी लगाई थी इसके मुंह में, इसकी जमहूरियत? क्या हिंदुस्तान को नहीं पता कि ये वो वजीर आजम है जिसने डंडों से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करवाया था? और फिर जुल्म देखें कि बाकी जुडिशरी को ब्रीफ केस देके खरीदा था। ये वो नवाज शरीफ है जो आज बड़ा जमहूरी बन रहा है। ये वो नवाज शरीफ है जो टेलीफोन कॉल करके कहता था जस्टिस क्यूम इसको 3 साल नहीं बेनजीर को 5 साल सजा दो। ये वो है आदमी, ये वो है जो पिछला नैब का चेयरमैन कमर जमान जैसा करप्ट आदमी उसको चेयरमैन बना के अपने केस बंद करवाए। इसके लिए अदलिया तब तक ठीक है जब तक अदलिया इसके साथ खड़ी है।
हुदैबा पेपर मिल का ओपन एंड शट केस जब बंद होता है, अदलिया बंद करती है, तो अदलिया बहुत अच्छी है। जब 5 मेंबर बेंच अदलिया का पैनमा के केस में इसको सजा देता है, तो क्यों निकाला करके दौरा करके अदलिया को बुरा भला कहना शुरू कर देता है? क्या पैनमा का केस जनरल बाजवा ने किया था? इंटरनेशनल जब इंकशाफ हुआ था तो वो क्या पाकिस्तानियों का कसूर था? सारी दुनिया के अंदर इंकशाफ हुआ जिसमें पता चला कि हर मुल्क के पॉलिटिशियंस ने किस तरह मुल्क से पैसा चोरी करके ऑफशोर कंपनी में पैसा रखा हुआ था। तो तब किसका कसूर था? यहां लोगों के सामने बेशर्मी से झूठ बोलते हैं। वो भी झूठ बोलता है, उसका भाई भी झूठ बोलता है, बेटे भी झूठ बोलते हैं, बेटी भी झूठ बोलती है, और वहां जाके तकरीरें कर रहे हैं कि जी बहुत बड़े ये जमहूरियत के लिए खड़े हैं। इलेक्शन की बात करते हैं, ये जरा सुने। 2013 इलेक्शन के अंदर नेशनल असेंबली की सीटों में 137 पिटिशंस आई जिन्होंने चैलेंज किया कि उनके इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। नेशनल असेंबली में 137 सीटें जिन्होंने पिटिशन दायर की। 2018 की इलेक्शन में सिर्फ 90 थे, 50% कम पिटिशंस थी। और नून लीग की, क्योंकि उनकी तो सिर्फ पंजाब में पार्टी रह गई है, पंजाब के अंदर उनकी सिर्फ 11 पिटिशंस थी। तहरीक इंसाफ की 13 पिटिशंस थी, यानी हमारी ज्यादा पिटिशन थी जिन्होंने कहा धांधली हुई है। तो मुझे यह बताएं कि जब 80% पोल का रिजल्ट आया, फैफन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसने 80% ने कहा, 80% पाकिस्तान का इलेक्शन 2013 से बेहतर हुआ है, अच्छा इलेक्शन हुआ। तो मैं अब ये पूछता हूं कि जब हमने 2013 इलेक्शन के बाद मैंने सिर्फ 4 हल्के मांगे थे, 137 में से 4 हल्के मैंने कहा इनको खोल के बता दो, अगर ये ठीक है तो मान लेंगे इलेक्शन। इन्होंने 4 हल्के नहीं खोले, 1 साल के बाद सड़कों पे निकले। आखिर में जब 4 हल्के खुले, चारों के चारों अंदर धांधली थी। जब हमारी बारी आई 2018 में, इन्होंने कहा जनाब इलेक्शन में धांधली लिया। इनसे वो जो आजकल जेल में शहबाज शरीफ, हमने पहले कहा कि जो करना है आपने खोले, हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए। अब इनको पता था कि 1100 पिटिशंस थी इनकी सारी, इलेक्शन उन्होंने क्या खोलना था। तो ये वो लोग हैं कि जो बात करते हैं कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। धांधली मैं आपको बताऊं किधर हुई, जो भी अभी इंकशाफ हुआ है। इलेक्शन में अभी एक बाय इलेक्शन हुआ जब नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ, उसकी बीवी को खड़ा किया। हमने सारे इलेक्शन में 250 करोड़ खर्च किया। इन्होंने एक बाय इलेक्शन के ऊपर इस कौम का टैक्स के पैसे का 250 करोड़ रुपया खर्च किया। लेकिन मुझे एक खास मजा आया, एक और अल्लाह अल्लाह का सच आता रहता है सामने। एक इलेक्शन हुआ उस्मान डार का, और वहां एक सियालकोट का बहुत बड़ा रंगबाज है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी छाती निकाल के बड़के लगाता है। आंसू गिर रहे हैं, जनरल साहब मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरी मदद करें, मैं इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से। मेरे पाकिस्तानियों, मेरे टाइगर्स, मेरी अब आखिर में गौर से आपने बात सुननी है। अब तक ये जो अपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है। आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में, और इस तरह की चीजें। ये जो आप सुने जरा, ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। सबसे पहले किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ के ऊपर अभी जो चीज सामने आई है,
23 अरब रुपए की इसका करप्शन का इंकशाफ हुआ है। कभी चीनी वाले तो कभी किसी के नाम पे 23 अरब रुपया भी पकड़ा गया है। जब तक अदालतों में पूरी तरह यह जवाब नहीं देगा, कोई किस्म का इसको प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं मिलेगा और ना ही किसी और डाकू को मिलेगा। दूसरा ये जरा सुन लो। अब मैं अपनी पाकिस्तान की अदलिया को और हमारी नैब को एक पैगाम आज देना चाहता हूं। देखें, लोग तंग आ गए हैं, लोग इंसाफ की इंतजार कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि इन चोरों से पैसा मिलकर वापस अवाम के पास आए। लोग, पाकिस्तानी कौम इंतजार कर रही है कि केस कब अदालत में कंप्लीट होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है जनाब चीफ जस्टिस साहब, जो गवर्नमेंट से आपको लॉजिस्टिकल सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह की आपको हमारे से मदद चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन खुदा के वास्ते डे टू डे हेयरिंग करके ये केसेस खत्म करें। इनकी 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, इनके अब से तो नहीं केसेस आए, लेकिन वो केसेस के फैसले ही नहीं होते। और मैं नैब को भी कहता हूं कि नैब आपने कई जगह बड़ा जबरदस्त काम किया, लेकिन खुदा का वास्ता है कि केसेस को मंतकी इंजाम तक तो पहुंचाओ। आप हमारे से जो मदद चाहते हैं हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौम इंतजार कर रही है कब इस कौम का लूटा हुआ पैसा वापस मिलेगा। गवर्नमेंट, ये मैं आज फिर आपके सामने अब रख रहा हूं कि जो नया इमरान खान, एक तो नया पाकिस्तान, एक नया इमरान खान बन गया। कल किसकी तकरीर सुन के जो उसने जबान इस्तेमाल की है उस गीदड़ ने, मैं ये आज अब फिर कहता हूं कि अब से कोई इनको वीआईपी जेल नहीं मिलेंगे, इनको आम कैदियों की तरह हम रखेंगे। ये जो सारी जो कल सर्कस थी, ये सर्कस को मेरा पैगाम है कि देखें, आप सारे तो कभी किसी का कंधा पकड़ के आया, कभी कोई जलानी ने बना दिया, किसी ने कागज का टुकड़ा दिखा दिया कि जी मुझे तो मेरी वालदा की वजह से पार्टी मिल गई है। ये आपके सामने शख्स खड़ा है, इसने पहले तो 20 साल खेलों की ग्राउंडों में दुनिया की बेहतरीन लोगों से मुकाबला किया और उसके बाद 22 साल वह पॉलिटिशियन हूं। 22 साल छोटी सी पार्टी से शुरू करके अवाम के पास जाके वह पब्लिक मूवमेंट से पार्टी बनाई है। किसी का सहारा नहीं चाहिए। मैं आज आपको कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। मैं सारी जो गवर्नमेंट के हमारे इदारे हैं, नैब हमारे आजाद है, अदालतें आजाद है, लेकिन मेरे नीचे जो अदारे हैं उनको मैं अब खुद तैयार करूंगा। इस मुल्क में वो लोग जिन्होंने चोरी करके मुल्क को लूट के पैसा बाहर लेके गए हैं, इंशाअल्लाह एक एक को हम पकड़ेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है फिर से नैब को और अदालतों से कि आप प्लीज इनके फैसले करें। और मैं अदालतों को आज ये कहना चाहता हूं, जो ये कोशिश कर रहा है अदालतों के अंदर इंतशार फैलाए, किसी जज का नाम ले रहा है, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए, DGISI और आर्मी चीफ की बात कर रहा है कि फौज के अंदर इंतशार हो जाए, ये कोशिश कर रहा है कि बाहर जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस हैं उनके अंदर ये नुमाया हो जाए, जिसमें इसको पता है कि जो इजराइल की और जो हिंदुस्तान की लॉबी वो अमेरिका में सबसे मजबूत है, उसको अपील कर रहा है। ये जो गेम खेल रहा है
मैं ये गेम सारी समझता हूं, मुझे सारी इंटेलिजेंस है ये क्या खेलने की कोशिश कर रहा है, और मैं इसको ये बताना चाहता हूं कि मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन सा आर्मी चीफ हो या कौन सा ISI का DG हो, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने तो कोई पैसे चोरी नहीं कर रहा या मेरी कोई बात जायदाद नहीं, मुझे तो खौफ किसी से नहीं है। लेकिन जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, जिस तरह उसने हमारे साथ, मैं ये कहना चाहता हूं आज हमारे साथ अभी कराची में मदद की जब वो बारिशें आ रही थी, जो हमारे साथ कोरोना के अंदर पूरी तरह मदद की, जो हमारे पास जब एक मुल्क पे पैसा नहीं था, 2 साल पाकिस्तान की फौज ने असल में अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे काट लिया, क्योंकि उनको फिक्र थी कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कभी ऐसा पहले नहीं हुआ। हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी तो आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ, मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए। और तुम्हें यहां आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। गरीब आदमी लाखों की चोरी करे तो वो तो बेचारा जिन हालात में जेलों में रहता है, और जो अरबों पैसा चोरी करके बाहर ले जाए, बच्चे अरबों रुपए के घरों में रहें और वो जाके VIP जेल में ठहरे, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कन्वेंशन से खिताब आप मुलाहिजा कर रहे थे। वज़ीर आज़म ने टाइगर फोर्स पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कन्वेंशन से खिताब करते हुए महंगाई और दीगर उमूर पर अहम बातें की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि रज़ाकारों का शहरियों के हुकूक और हिफाजत में बहुत अहम किरदार होता है। कौम की तरफ से टाइगर